वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय हमारे साथ चूरू सांसद राहुल जी कस्बा हैं और आज काफ़ी लंबे समय के बाद में आज से मुलाकात हो रही है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। सबसे पहले जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बजट के अंदर सरकार ने चुनाव के रंग में कुछ घोषणाएं करने की कोशिश तो करी है, पर अगर आप देखेंगे तो किसान और युवाओं के लिए मुझे कुछ नज़र नहीं आता। न कोई किसानी की बात करी, एमएसपी की गारंटी की बात किसान बहुत टाइम से मांग रहा है। हमारे काफ़ी किसान धरने में बैठे हुए हैं और कई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इरिगेशन पे नहीं हुई। अगर आप देखोगे, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद में हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति आई थी। उसके बाद में कोई बड़ी क्रांति के रूप में हम आगे नहीं बढ़ पाए। हम आज भी दालों को इंपोर्ट करते हैं। 2023-24 के अंदर 46 लाख टन दाल इंपोर्ट हुई इस कंट्री के अंदर। इस बार सरकार ने दाल का पैकेज, दाल और तिलहन और दलहन को बढ़ाने की पैकेज घोषणा जरूर करी, पर उसमें हमारे क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई भी दाल नहीं है, न मूंग न चना है। सरकार का जो रियल फोकस है आज, वो फोकस कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब तक एग्रीकल्चर में नहीं होगी, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं बनेगी, कैनाल सिस्टम नहीं बनेगा, जहाँ हम फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं वहाँ हम डिग्गियाँ बना के स्प्रिंकल्स नहीं लगाएंगे, हम पानी को बढ़ा नहीं सकते। पानी को हम सेव करके उसका इस्तेमाल सही कर सकते हैं। चूरू लोकसभा क्षेत्र मेरा बहुत बड़ा है। आज 25% ज़मीन के ऊपर 20 सिंचाई का पानी लगता नहीं है। बीकानेर है, नागौर है, झुंझुनू है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जो अभी या धीरे धीरे डार्क जोन में जा रहा है या नीचे खारा पानी है। तो हमें कैपेसिटी यूटिलाइज करने के लिए इस क्षेत्र को पैसा देने की जरूरत थी। जहाँ इरिगेशन, अगर हम फ्लड इरिगेशन रोक लें और हम बरसात के पानी को भी टैप कर लें तो भी हम रबी की क्रॉप के अंदर सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। आत्मनिर्भर किसान जब तक नहीं बनेगा, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? तो मैं समझता हूँ कि सरकार का फोकस इस बजट में न किसान पे था न युवाओं पे था। बेरोजगारी सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आज बच्चे MBA करके भी घर बैठे हुए, जॉब नज़र नहीं आ रही, प्रॉपर स्किलिंग नहीं हो रही। एम्प्लॉयबिलिटी के लायक हमारी स्किलिंग ना हमारी एजुकेशन को हम फोकस कर पा रहे हैं। बच्चे पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं। तो सरकार का इस बजट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जो इन दोनों वर्गों को टारगेट करता हो। सर, आप जब सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, आप ही की सरकार थी, क्या उस समय आपने इस सब बातें उठाई थी? देखिए, हर आदमी का अपने ज़िंदगी में अपने अपने वरिष्ठताओं के ऊपर जहाँ सिचुएशन होती है उस हिसाब से उसका फ़र्ज़ बनता है। जब बीजेपी में थे तब भी किसान की बात करते थे, जब बीजेपी में थे तब भी क्षेत्र के लिए प्रोजेक्ट लेके आया करते थे, जब बीजेपी में थे जब भी अपने 30-30 ट्रेन चलाने का काम किया, 3-3 राष्ट्रीय राजमार्ग लेके आए। जब बीजेपी में थे तब भी काम करने में कभी कमी छोड़ी नहीं। आज विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका को निभाना चाहेंगे और उसके ऊपर जो जो चीज़ फोकस रही हैं। ऐसा नहीं है कि जल जीवन मिशन जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी, तब भी उस मुद्दे में कुछ कमियाँ थी, उसको उजागर करने में पूरा काम किया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का तो बेहतरीन पैसा हम लेके आए क्षेत्र में, तब भी एक्टिव रहे, तब लेके आए और आज भी लेके आ रहे हैं। क्षेत्र की एक बात करूँगा, मैं रुकना चाहूँगा सर। ओवरब्रिज जो हमारा फ्लाईओवर था वो पास हो गया था, उपचुनाव पर मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी, तो ये वहाँ अड़चन कहाँ पर आ रही है सर? क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास भी कर चुके हैं वर्चुअल एक साथ। देखिए, 2 हमारे क्षेत्र में, मेरे जिले में 5 ROBs बन रहे हैं। हाँ। 3 सेतु बंधन की स्कीम के थ्रू बन रहे हैं और 2 छापरवाल सुजानगढ़ के अंदर और चूरू में अगरसे नगर में, दोनों स्टेट और रेलवे की पार्टनरशिप में बन रहा है। हाँ। रेलवे की पार्टनरशिप का अगरसे नगर वाला काम चालू हो गया, इसका काम भी जल्द चालू हो जाएगा। इसमें बार यही आ रहा है कि जल्दी होगा, कब होगा? देखो सर, टेंडर अवार्ड हो चुका है। देखो, एक प्रक्रिया है। मैंने तभी कहा हमेशा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम लगता है, एक बार आप देखेंगे हमारे को 4 साल लग गए राजगढ़ के अंदर एक ROB बनाने के अंदर। कभी टेंडर होता है, टेंडर छोड़ चला जाता है, फिर 6 महीने का 8 महीने टाइम लगता है उसके अंदर। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप कुछ कर ही सकते हैं। रेलवे की ड्राइंग्स के इशू थे, वो हमने पास करवा दी थी। मैं खुद GM महोदय से मिल के आया, मंत्री महोदय से मिल के आया था कि उनका स्पैन बढ़ा है, क्योंकि अब डबलिंग हो रही है हर जगह। अब रतनगढ़ से सुजानगढ़ का पैच के ऊपर डबलिंग का काम भी जल्दी चालू होगा, तो डबलिंग होगी तो हमें स्पैन बढ़ा चाहिए रेलवे को, तो इसीलिए ड्राइंग की प्रॉब्लम थी, वो हमने अचीव करवा ली है। अब दोनों टेंडर अवार्ड हो चुके हैं। पटियाला का काम चालू है और चूरू का काम चालू है और राजगढ़ का काम चालू है। तो जिले में 5 ROB में से 4 का काम चालू है, एक इसका भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा। इनकम टैक्स में जो बड़ी छूट दी गई है, उसके अलावा जो नया वेतनमान जो लगाया गया कर्मचारियों के लिए, उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैं इसको बिल्कुल पॉजिटिव मानूंगा। मैं इसमें कोई भी अबाउ पॉलिटिक्स बोलूँगा कि 12 लाख रुपए की जो छूट है वो एक आम आदमी को उसका लाभ देगी। सरकार का ये स्टेप मुझे पॉजिटिव नज़र आता है और बढ़िया लगता है कि ये हमारे जो नेट है हमारा, कोई आज जो महंगाई बढ़ी हुई है उस महंगाई में कहीं कुछ बचता नहीं, इतना टैक्स लग जाता है। वैसे भी ये सरकार का पॉजिटिव स्टेप है, पर साथ ही साथ में सरकार अगर
यूथ और किसान को लेकर भी चलती और किसानी को एक मतलब आप आधारभूत ढांचे को मजबूत करते, इरिगेशन सिस्टम को मजबूत करते, तो मैं समझता हूँ कि इस देश के अंदर आज चूरू अकेले के अंदर हमारे पास में 12 लाख हेक्टेयर ज़मीन है, हम 20 लाख टन से ऊपर की प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस क्षेत्र का इलाका जो दालों को हम दालों में इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, पर गवर्नमेंट का फोकस उस पर जा क्यों नहीं रहा, ये समझ में नहीं आता। सर, एक पुराने विषय की बात करना चाहूँगा, उसके बाद में आपकी मुलाकात अभी हुई है चूरू में, जिस तरह से बहस हुई थी लालजी सारण के साथ, तो क्या लग रहा है कि वो पुरानी चुनावी जो खटास है अभी भी बनी है या? देखिए वो बात पुरानी होगी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, उनको समझ में नहीं आई मुद्दा क्या है। और मैं ऐसी PWD से बात कर रहा था उस समय के ऊपर कि आपको जो मटेरियल यूज़ करने के कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में योजना में, कोई जरूरी नहीं आप बिटुमिनस रोड बनाएंगे, आपके पास पैरेलल अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। वो समझ में नहीं आ रहा था और वो उत्तेजना के अंदर बहुत हावी होने की कोशिश कर रहे थे। तो आप किसी की आवाज़ दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में सबको बोलने का हक है, और एक सांसद के रूप में जो हम बैठे हैं तो हम वही बात बोलेंगे जो हमें समझ में आता कि सही है। सर, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है, मंत्रियों की सुनी नहीं जा रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, क्या उनकी बात से आप सहमत? बिल्कुल सर, देखिए आप जब तक ब्यूरोक्रेटिकली हमारी कंट्री में रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, काम पूरे नहीं होंगे। मैं आपको कई से एग्जांपल दे सकता हूं। अगर आप देखो जल जीवन मिशन का प्रोग्राम चल रहा है, आज सुजानगढ़, रतनगढ़ और सादुलपुर के अंदर प्रोजेक्ट सबसे पहले अवार्ड हुआ था, आज तक पूरा नहीं हुआ। DPR आपने बनाई, हमने तो बनाई नहीं, आपके ऑफिस ने DPR बनाई, काम अवार्ड हो गया, काम पूरा होने के बाद में आप कहते हो कि इसमें 25% का डेविएशन आ गया, जो मतलब DPR गलत थी, कौन अकाउंटेबल है? आज 5 साल हो गए, कागज़ों में किताब में बोलता है 70% के घरों में पीने का पानी पहुंचा दिया गया है, आज किसी गांव में चले जाओ पानी नहीं आ रहा। तो किसका प्रॉब्लम है? क्योंकि आपको रिफॉर्म लाने पड़ेंगे और आज सरकार का मंत्री को समझना पड़ेगा आज कितनी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आ रही हैं। RDSS में क्या कर रहे हो आप? RDSS स्कीम जो पहले बार लॉन्च हुई तो स्कीम का पहला मकसद था कि स्मार्ट मीटरिंग करनी है, फीडर को बाय सेग्रीगेट करना है, किसी का कृषि का फीडर अलग होगा, घर का फीडर अलग होगा। 1.5 साल हो गया, पहले तो अपने कांग्रेस के नाम पे लगा दिया, आज तो सरकार आपकी 1.25 साल होने वाला है, तो कौन जिम्मेदारी ले इसकी? और सरकार का मंत्री महोदय या पूरी गवर्नमेंट में कहना चाहूँगा, ब्यूरोक्रेसी के दबाव में ब्यूरोक्रेटिकली काम हो नहीं पा रहे हैं, प्रोजेक्ट ऐसे बन के आ रहे हैं, जब वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अभी हमने अग्रसेन नगर का फ्लाईओवर का विजिट करके आए हैं, मैंने कलेक्टर साहब मीटिंग करी, अगर वो बन जाए तो उस चूरू शहर की ज़िंदगी में आफत ही आफत है। जैसे काका के द्वारा खड़ी की एक आफत थी वो पुल, वो आज तक तो उसमें कोई चल नहीं सकता उस पुल के ऊपर, ऐसा का कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। तो ड्राइंग्स के ऊपर फोकस नहीं है, कोई बना के एक अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है, चला जाता है, वो तो कौन अकाउंटेबल है? हम पीछे पड़ के सोच तो ये रहे कि उसको कैसे चेंज करवाया जाए ताकि पब्लिक एट लार्ज की सहूलियतों के लिए हम चीज़ बनाते हैं, उनकी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाए, इसका हमारा मंशा नहीं होनी चाहिए। पर ये इस बात मैं बार मानता हूँ कि अगर गवर्नमेंट को सही मायने में विकसित भारत का सपना देख रही है और डबल इंजन की सरकार है, तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर रिफॉर्म्स आपको लाने ही लाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरली आपको चेंज लाना ही पड़ेगा। एग्जीक्यूशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्लानिंग में और उनकी एग्जीक्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और जल जीवन मिशन RDSS इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। आखिरी सवाल, दिल्ली में चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए तो पिछले दोनों शासन में कुछ मिला ही नहीं है, इस बार क्या उम्मीद है कांग्रेस के लिए? आप देखिए, हम कांग्रेस की तरफ से ये सोचते हैं कि हम पब्लिक एट लार्ज के अंदर जो माइंड डाइवर्ट कर दिया गया जनता के द्वारा, एक आपकी सरकार बैठी हुई झूठ के अलावा कुछ बोलते नहीं होती, और एक दूसरी भाजपा की सरकार है जो घोषणा पे घोषणाएं होती रहती हैं पर काम आज तक पूरे नहीं होते। आप ही के अमृत सुजानगढ़ के अंदर अमृत सिटी में घोषणा हुई, क्या आज तक गिनानी का पानी खत्म हुआ? कि आज भी मेरे को तो इस दिशा की मीटिंग में मालूम पड़ा एक 15-20 दिन पहले कि सुजानगढ़ का 40% काम भी अब से पूरा नहीं हुआ। 200 करोड़ रुपये लग चुके हैं। सरकार ने बताया कि हम अमृत सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आज भी गिनानी का पानी का कोई प्रोग्राम नहीं है। जो स्कीम उठाओगे पत्रकार महोदय, आखिर में देखोगे तो उसको एग्जीक्यूट कराने में इतनी समस्याएं हैं। आज चूरू के अंदर पूरे शहर का STP बन गई, हर चीज़ बन गई, उस गिनानी के पानी को लेके कहाँ जाओगे? वही हर दिन खेतों में छोड़ना पड़ता है, किसान की फसल खराब होती है। तो मुद्दे कई हैं, इस पर फोकस करना पड़ेगा, और कई बार अच्छे नवाचार भी होते हैं, काम भी करने पड़ते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि ब्यूरोक्रेटिकली अगर रिफॉर्म्स आएँ, स्ट्रक्चरली रिफॉर्म्स आएँ, तो सही मायने में विकास आम आदमी तक पहुँचेगा।